Good morning, students. Today we are reading second part of lesson number 26, Goals, Rights and Duties. Our Constitution has provided six fundamental rights to every citizen. Six rights हैं. These are called fundamental rights. इनको fundamental rights कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है. The Constitution has granted us 6 fundamental rights. हमारे संविधान में ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं. These are, ये हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. इट मीन्स ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ. इसका मतलब है कि कानून के सामने सभी जो व्यक्ति हैं वो एक समान हैं. कानून किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है. नंबर 2, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का, स्वतंत्रता का अधिकार. इट मीन्स पीपल ऑफ इंडिया हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. इसका अर्थ है भारत के लोगों को स्वतंत्रता है किस चीज़ की? स्पीच यानी बोलने की, असेंबली सभाएं करने की, मूवमेंट आंदोलन करने की, एसोसिएशन संगठन बनाने की, रेजिडेंस कहीं भी रहने की, ट्रेड व्यापार करने की, एंड बिजनेस और कुछ भी व्यापार कर सकते हैं. ये ट्रेड एंड बिजनेस का जो है या कुछ भी व्यापार करने का उनको स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कर सकते हैं. नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. इट एंश्योर्स सेफ्टी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. इस अधिकार में क्या आता है? किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध हमारी जो सुरक्षा है वो इस अधिकार में आती है. नंबर 4 है राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार, धार्मिक अधिकार. इट मीन्स वी आर फ्री टू फॉलो, प्रीच एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन. इसका अर्थ है राइट टू रिलीजन मतलब हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अनुसरण कर सकते हैं, उस उपदेश सुन सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, प्रैक्टिस और उस धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये हमें अधिकार है, कोई कानून हमें नहीं रोक सकता है, ये हमें अधिकार दिया गया है. नंबर 5 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में क्या आता है कि हमें शिक्षा का अधिकार है, हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं जहाँ हमारी इच्छा है. और कल्चरल राइट मतलब हम अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, अपनी संस्कृति जो अपना सकते हैं, अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, जो हमारी इच्छा है हम वो कर सकते हैं. तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट है ये. नंबर 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और संवैधानिक उपचारों का अधिकार. यानी कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं इनका अगर कोई भी हमें हनन करता है, इन अधिकारों को हमसे कोई छीनता है तो हम उसके विरुद्ध जो है वो केस कर सकते हैं. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द फंडामेंटल राइट्स. और ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये बाकी हमारे जो सब फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सुरक्षा करता है. ऑल द सिटीजन्स हैव बीन गिवन सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड द सोसाइटी. सभी जो नागरिक हैं भारत के उनको कुछ अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं. समाज के प्रति उनके क्या क्या कर्तव्य हैं? पीपल एंड द कंट्री, लोगों के प्रति क्या कर्तव्य हैं और देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, ये सभी उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, लेकिन कोई बाध्य नहीं है इनके लिए. दीज हैव बीन लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये भी निर्धारित किए गए हैं कि लोगों के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी हैं और कौन कौन से कर्तव्य हैं. दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज. इनको फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य कहा जाता है. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ चलते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट आल्सो. भारत के संविधान में सरकार के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं. दीज आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. इनको नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है. दीज आर डायरेक्शंस फॉर द गवर्नमेंट. और ये क्या है? सरकार के लिए निर्देश हैं. दीज आर एम टू मेक अ वेलफेयर स्टेट. और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्यों दिए गए हैं? ताकि जो राज्य है उसको वेलफेयर यानी कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके.
दीज आर नॉट बाइंडिंग फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो सरकार को बाध्य नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए, सरकार इनके लिए बाध्य नहीं है। दीज आर ओनली गाइडलाइंस, ये सिर्फ निर्देश हैं सरकार के लिए, सरकार इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, इनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वी कैन नॉट सीक लीगल हेल्प इन केस ऑफ देयर वायलेंस, अगर इनको सरकार नहीं मानती है इन गाइडलाइंस को तो हम उसके विरुद्ध कहीं केस नहीं कर सकते हैं, अगर इनका उल्लंघन करते हैं तो इसके विरुद्ध हम कहीं कानूनी सहायता नहीं प्राप्त कर सकते। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, देश के राष्ट्रपति जो हमारे इंडिया के राष्ट्रपति हैं वो हमारे संवैधानिक मुखिया होते हैं। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री विंग्स ऑफ द फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, और वो तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति होते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं जो हमारी हैं, इन तीनों सेनाओं के कमांडर, सुप्रीम कमांडर जो हैं वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है। ही इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, और उनको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इलेक्ट हिम, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं पार्लियामेंट में, संसद में, और स्टेट लेजिस्लेटर में, जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहां पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं और पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो दोनों ही मिलकर इनका चुनाव करते हैं। द राष्ट्रपति भवन इज हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, और राष्ट्रपति भवन जो है वो उनका जो कार्यालय है वो कार्यालय निवास होता है। In the Constitution of India, every aspect of life has been dealt carefully. भारत के संविधान में जीवन का हर पहलू बहुत ही ध्यानपूर्वक डील किया गया है। It is our duty to respect and follow it. और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान की जो है उसका सम्मान करें और उसका अनुसरण करें, जो हमारे संविधान में दिया गया है। संविधान के खिलाफ हम कुछ ना करें। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के चीफ जस्टिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका चुनाव कर, उनको अपॉइंट करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। किसके कहने पर की जाती है? प्रेसिडेंट के कहने पर। तो लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।